लोगों की मेंटालिटी बता रही हूँ। नारोजी नगर पहुंचते हैं, वहां पे वो बंदा पकौड़े बना रहा है। मैंने कहा भैया आपके पकौड़े में छिपकली का बच्चा निकला है। कहता है किसमें? मैंने कहा प्याज के पकौड़े में। अरे मैडम को जरा 20 रुपए के प्याज के पकौड़े दे दो। कितने के लिए? मैंने कहा क्या है ये? लेडी कहती है हाय भैया 20 रुपए प्याज का पकौड़ा मुझे मत देना। ये क्या लोग है भाई? जब पापा चले गए, आपका नेचर तो कहीं नहीं जाता ना, आपके अंदर की प्रवृत्ति तो वही रहती है। तो फिर लिखना शुरू, चाहे वो कहानियों में लिखा गया, चाहे वो नाटकों में लिखा गया, कहीं तो कहीं भड़ास निकाली थी। तो फिर मैं नुक्कड़ नाटकों में आई और मैंने ऐसे गजब नुक्कड़ नाटक किए कि पूरा दिल्ली हिला रखा था। कहते हैं ना कि आवाज को दबाने वाले बहुत हैं, लेकिन उस आवाज को सामने लाने वाला एक भी इंसान हो तो फिर अपनी फौज बनती ही जाती है। वो एक पहला कदम रखने की जरूरत है ना। और ये भी एक बहुत खूबसूरती है कि आप इस सेंसिटिविटी को देख पाए और आपको छोटी उम्र में रोका नहीं गया। ये बहुत जरूरी है। ये बच्चियां कितनी समझदार थीं जिन्होंने ये नोट लिखा कि घर में गैस रिस रही है, स्विच ऑन मत कर दीजिएगा नहीं तो नुकसान हो सकता है आप लोगों का, अड़ोस पड़ोस को। मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई। शायद 2-3 दिन मेरे दिमाग में वही चीजें कि मरने से पहले क्या सोचा होगा उन लोगों ने। एक और प्ले, बजट बदमाश। ये तो मुझे याद है कि जो लोग हंस रहे थे इस पे और जिस तरह से आपने खूबसूरती से वो पहलुओं को दिखाया और वो एक जैसे एक आम आदमी की उम्मीद और उसकी ये कि भाई पॉलिटिशियंस आते हैं और वो क्या करते हैं, बस वोट के लिए कर रहे हैं और वो चीज़ वहीं की वहीं खड़ी हुई है। नहीं करना चाहती, वो अपनी माँ का हाल देख चुकी है जो जिसका पास्ट है। तो एक दिन वो रो रही है, हाँ बेटी आके देखती क्या हो गया? कहती है मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। तो एक साड़ी पड़ी है और माँ कहती है माँ ये कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। तो और वो साड़ी लपेटती है और जैसे ही पल्ला तो है ही नहीं, बना ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं सुनीता अग्रवाल जो बावरा मन थिएटर की प्रोड्यूसर, फाउंडर, राइटर और सब कुछ। उसकी जो कहते हैं ना कि जो वो माँ जिसने अपने बच्चे को बहुत मोहब्बत से और उसकी रूह के साथ कनेक्ट होकर उसे पैदा किया। आज सुनीता से हम उनके वो विचारधारा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इतने सुंदर प्लेस प्रोड्यूस किए हैं कि मैं क्या बताऊं कि 2023 में जब मैंने उनका पहला प्ले देखा, उसका नाम था वो सुबह कभी तो आएगी और वहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन हुई। और उसके बाद जितने भी प्ले मैंने उनके देखे, बस ऐसा लगा कि कितनी डेप्थ होगी इस राइटर में, इस डायरेक्टर में, इस प्रोड्यूसर में कि पता नहीं कहाँ से वो सोच आ रही है। तो आज हम सुनीता अग्रवाल को वेलकम करते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी तड़प या ऐसा एक बीज उनके अंदर रहा जो अंकुरित हुआ और बावरा मन थिएटर सामने आ गया। सो वेलकम सुनीता। थैंक यू सो मच। नमस्ते आप सभी को। बावरा मन थिएटर कहने को मैंने बहुत सारे काम किए हैं। एक दिन बैठे बैठे मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा यार तूने थिएटर करना छोड़ दिया है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने थिएटर तो क्या होता है क्या क्या नहीं होता मुझे पता ही नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा तुम थिएटर भी करती थी? मैंने कहा हाँ। अच्छा हमने तो कभी नहीं देखा। तो मैंने कहा अच्छा, बात आई गई रह गई। उसके बाद अगले दिन वो कहते हैं कि थिएटर करो तुम। अरे थिएटर करो ऐसे थोड़ी आसान है, थिएटर बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है मैं कर लूँगा सारी चीज़ें, तुम लिखो। और पता नहीं वो सुबह कभी तो आएगी, शायद मेरे दिमाग में था वो लड़का। कहीं मैंने कुछ एक न्यूज़ आई होगी और मैंने देखा था कि वो लड़की की डेथ हो चुकी थी और उसको आतंकवादी करार दे दिया गया था। ये दिमाग में कहीं रहा होगा मेरे और शायद आज कहा
और अगले दिन तैयार था मेरा नाटक, क्योंकि मैं रात को ही काम करती हूँ। रातों रात मैंने लिख दिया, और जो सुबह सुनाया तो मेरे हस्बैंड ने खड़े होकर मुझे क्लैप किया वाह। कि उसके अंदर कविताएं जो थी, कहते कविताएं ऐसी हैं कि वो लड़का जब वो मर गया है और जब सबके बीच में आके अपनी माँ की सपनों में आके बातें करता है, कहते ब्यूटीफुल। ये सोचना और रातों रात सोचना, तो खैर मुझे नहीं पता था वो इतना बढ़िया निकल के आया और वो किया गया। और मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मुझे अब कोई नहीं जानता था थिएटर की फील्ड में, मंडी हाउस में अब कोई भी नहीं जानता था कौन सुनीता भाई। आर्टिस्ट ढूंढने थे जो अच्छा कर सके, और एक मैं फिल्में बना रही थी छोटी मोटी, उसके अंदर कुछ कुछ आर्टिस्ट मुझे मिल चुके थे। और धीरे धीरे इनसे वो से वो और वो से वो करते करते आपको आर्टिस्ट मिल गए। और जब आर्टिस्ट मिले उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है कि आप रिहर्सल कहाँ करोगे। हम पार्क में, मालवीय नगर के पार्क में धूप में करते थे, क्योंकि मई में 14 मई को हमने बाबरा मन को इस्टेब्लिश किया था। कर रहे रिहर्सल, और मैं ना अपने सारे आर्टिस्ट लोगों को देखती थी कि उनको कहीं फर्क नहीं पड़ रहा। वो धूप में बैठ के अपना, कोई पानी की बोतल ला रहे हैं, कोई ग्लासेस ला रहे हैं, सब पानी भी पी रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, और इतने मज़े से रिहर्सल कर रहे हैं। तो मैं मन से ही उनके लिए इतना ग्रैटिट्यूड फील करती थी कि यार कितने भले लोग हैं, इनकी डिमांड ही नहीं है कि भाई हमें कोई अच्छा स्पेस चाहिए। और शायद थिएटर की फील्ड में मैं लकीस्ट पर्सन हूँ कि मुझे एक बहुत प्यारा सा घर ऑफर हुआ हमारी आर्टिस्ट जो थी नागपाल का। वहाँ भी हमें ऐसे लगा जैसे हम घर में हैं, इतना प्यार मिला और इतनी अच्छी हमारी रिहर्सल हुई। और जब प्ले हुआ, वाह, पहला प्ले, सब लोगों ने आके मुझे तारीफ करी और बहुत गले लगाया। और मेरे आर्टिस्टों को जो चीज़ मिली, और बहुत सारे नए आर्टिस्ट थे उसके अंदर, मेरे हस्बैंड ने मुझे कि उन्होंने सोचा तक नहीं था कि प्ले कैसा होता है, और उसमें लोग खड़े होते हैं, लोगों को समझ भी आता है। वो पहली बार ऐसा कोई प्ले देख रहे थे। टचवुड, मतलब एक डायलॉग नहीं भूला गया था। हर आर्टिस्ट, चाहे वो मेरे सीनियर आर्टिस्ट CK सर है, चाहे ज्योति है, चाहे साहिल है, दर्श पहली बार वो नाटक कर रहा था। किए थे उसने छोटे मोटे रोल, पर उसने कहा मैम इतना इंटेंस। और मैं भी शायद बहुत 15-20 साल बाद कर रही थी। ऐसे लगा था जैसे कि वो होता ना, अचानक से सारी चीज़ें कि यहाँ से आएगा वहाँ से, स्टेज की कतई जानकारी नहीं थी, क्या है स्टेज, अब क्या हो गया है, लाइट्स, ये सारी हेल्प ऐसे जुट गई मेरे साथ कि जैसे भगवान ने तैयारी कर रखी थी, बस मैंने प्रेजेंट कर दिया और स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, खुश हो गए। सुनीता, इस चीज़ की बुनियाद कहाँ रखी गई? क्योंकि पहली चीज़ तो आप ऑल इंडिया रेडियो में भी रही हैं और टाइम्स FM में भी रही हैं, बट बचपन में या जवानी में आप किसी न किसी काम के साथ या किसी ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ी होती हैं जब आप ऐसे सीरियस मुद्दे उठाते हैं। ये सिर्फ होने के लिए नहीं हो जाता। मतलब मेरा ये मानना और जानना दोनों है कि कोई जब कोई एक काम प्रोड्यूस कर रहा होता है, बना रहा होता है, उसका क्रिएटर होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत वो जवानी के उस टाइम में जाती है या बचपन में जाती है, जब उसको वो एक एक तलब उठती है या एक नीड उठती है कि इस मुद्दे को सामने लाना है। राइट? सो वो कब हुआ? क्योंकि मैं जिसमें मैं बात कर रही हूँ एक रेबिलियन, हाँ, रेबल की, जिसमें मैं बात कर रही हूँ एक सच जानने की, जिसमें मैं बात कर रही हूँ किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको कैसे ठीक करना है और लोगों को बताना है कि ये हुआ है। नहीं तो ज़्यादातर लोग आंखों में पट्टी बांधते कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है, और उधर देखते हैं और चल पड़ते हैं। पर वो जो नीड है कि न्याय दिलाना, वो कब हुआ? वो तो शायद बचपन से ही होगा। मेरे फादर इस तरह के थे। उन्होंने हम बेटियों को, हम दो बहनें हैं, उनको ऐसे पाला था कि
मतलब कंपैरिजन नहीं है लड़के लड़की का नहीं। जेंडरलेस, हाँ, जिसे आज हम genderless कहते बात। हैं, जेंडरलेस हाँ, नहीं, genderless। जेंडर न्यूट्रल, यस, जेंडर न्यूट्रल। यस, जेंडर न्यूट्रल थे वो। उन्होंने कोई भी गलत बात हुई एकदम आवाज उठाई। छोटी छोटी चीजें मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि हमारे यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी आए, वो बैठे रहे और थोड़ी देर बाद आए, उन्होंने कहा साइन कर दो। मैंने कहा किस बात के साइन कर दो? और मैं शायद उस समय होंगी 7th क्लास में। किस बात के साइन कर दो? हमने यहाँ सफाई की। मैंने कहा सफाई तो की नहीं आपने। और मैंने उन्हें भेज दिया। वो मेरे फादर के पास गए कि आपकी बेटी ने साइन नहीं किया। कहता है काम कर लिया था आपने? उन्होंने कहा हाँ मतलब ऐसे। कहता किया नहीं होगा इसलिए उसने साइन नहीं किया। तो आके मैंने कहा पापा मैंने ठीक किया? तो कहते थे हाँ बिल्कुल ठीक किया। हमारी एक हेल्प हुआ करती थी, वो आई चीनी लेके। तो मैंने कहा ये इतनी गंदी चीनी कहाँ से लेके आई हो? उन्होंने कहा कि वो राशन में मिलती है ना। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा ये चीनी को गंदी है, वो मान नहीं रहा ये गंदी चीनी है। कहता पानी में डाल दे। पानी में डाला तो गंद पूरा निकल आया। तो मैं उसके पास गई, एकदम उसे फेंका हुआ डब्बा। हाँ हाँ उसको भेज देना, मैं 5 किलो चीनी देता हूँ। तो सबको पता था कि ये कंप्लेंट करेगी, ये आवाज उठाएगी, तो इससे पंगा नहीं लेना। और उसका साथ मिला आपको? हाँ, आप मेरे एनकरेज फादर हुए? का मतलब मेरे फादर ने कहा बेटा गलत बात है ना, तो आप किसी का पता नहीं ये मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। कहते हैं गलत चीजें देखो, आप किसी का मर्डर भी कराओगी ना, मैं हूं। तो वो साथ जो था उसने ऐसे बना दिया कि हर चीज में मैं खड़ी होती थी। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे मेरे एरिया में मुझे नेताजी कहा जाने लगा था। नेताजी नगर के नेताजी। कुछ भी होता था ना तो सब मेरी शक्ल देखते थे कि अब ये बस गया बंदा। और वहाँ का जितना भी गुंडा तबका है, मैं बहुत छोटी थी, फ्रॉक पहनती थी, स्कर्ट्स पहनती थी, तो भी वो मुझे बड़ा रिस्पेक्टफुली देखते थे कि यार इसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अभी जैसे हम बातें कर रहे थे, मैं रेडियो प्रोग्राम्स करती थी, तो वहाँ पे जो एक मुझे इंटरव्यू करना था अर्जुन अवॉर्डी गोगी का, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। अचानक मुझे पता चला कि ये बंदा गोगी का ब्रदर है। मैं गई और वो बहुत सारे लड़कों के बीच में खड़ा था। तो मैंने कहा भैया गोगी मुझे नहीं मिल रहा है, आप उसको कह देना सुबह 8 बजे आ जाए, मुझे उसका इंटरव्यू चाहिए। उसने मुझे देखा, उसने कहा बहन आ जाएगा। और सुबह 7:30 बजे गोगी मेरे घर पे। मैं सो के उठ के मैंने कहा हाँ भाई कौन? तो कहता मैं गोगी, मेरे भाई को बोला था आपने? मैंने कहा, कहता मेरे को कितनी मार पड़ी है आपको मालूम है कि मैं मिल नहीं रहा हूँ? मैंने कहा हाँ मैं 2 चक्कर लगा चुकी है आपके घर के। तो बाद में मुझे पता चला कि उनके भाई कुछ अलग ही मतलब किस प्रवृत्ति के थे। बाद में आप देख लीजिएगा, काटना है क्या करना है। वो तड़ीपार थे और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे उनके ऊपर, पर फिर भी बचे हुए थे जैसा भी था। तो कहता आपने उनसे जाके बात कर ली? वो कहते हैं कि मैं इतने सारे बड़े बड़े लड़कों के बीच में खड़ा हूँ, वो लड़की आके मुझे बड़े बिना डरे हुए कहती है कि ऐसे गोगी को भेज दीजिएगा, उसे डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा अच्छा डर लगना चाहिए था, मुझे नहीं पता। उसका इंटरव्यू किया एंड दे बिकम अ फैन कि हाँ भाई इसमें है कुछ गट्स। तो बस ऐसे ही चली आ रही थी। हुआ ये, मेरे मेरा ब्रदर एक्सपायर हुआ और मेरे फादर चुप हो गए और उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। मैं चुप हो गई। मैंने किसी से बात करना, कोई भी पंगा लेना बंद कर दिया, क्योंकि अब पता था कि कोई सपोर्ट वाला नहीं है, कोई मेरे पीछे ये कहने वाला नहीं मैं हूँ ले ले। ऐसे बहुत से मुद्दे थे, जैसे नेताजी नगर, नारूजी नगर में बहुत फेमस है पकोड़े वाला। मैं अपने दोस्त के साथ आ रही हूँ, बहुत थके हुए, हमने कहा चल पकोड़े लेते हैं, और हम बस उसकी शॉप पे जाके खाए। मुझे आदत है ऐसे खाने की, अचानक से वो ऐसे तोड़ के खा रहा था। अरे मत खा मत खा मत खा मत खा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता कि रहने दे। मैंने कहा कुछ तो हुआ है। मैं वहां पे जहाँ उसने फेंका था मैं गई, खोला तो छिपकली का बच्चा था उसके अंदर। मैंने कहा भी चल। नारोजी नगर पहुंचे, बहुत मजेदार किस्सा है ये, लोगों की मेंटालिटी बता रही हूँ। नारोजी नगर पहुंचते हैं, वहां पे वो बंदा पकोड़े बना रहा है। मैंने कहा भैया आपके पकोड़े में छिपकली का बच्चा निकला है। कहता है किसमें? मैंने कहा प्याज के पकोड़े में। अरे मैडम को जरा 20 रुपए के प्याज के पकोड़े दे दो। कितने के लिए? मैंने कहा क्या है ये? लेडी कहती है हाय भैया 20 रुपए प्याज का पकोड़ा मुझे मत देना।
ये क्या लोग है भाई, मतलब ये सब बन रहा है और उस लेडी को कतई नहीं सोचा उसने कि यार किसी में भी निकल सकता है। कितनी गंदगी थी, टप करा था सब कुछ। मैंने एकदम फोन किया पुलिस को, पुलिस आई, पुलिस को दिखाया और सब 2 मिनट के अंदर दुकानें बंद हो गई, बंद हो गई। अब उसके बाद वो बंदा आया मेरे पास हाथ जोड़ते हुए, बहुत ही बुजुर्ग इंसान था। मैंने कहा जब मैं आवाज़ दे रही थी आपको बार बार तब आप नहीं आए, आपने कहा कि क्या हो गया 20 रुपए के और दे दूँ, अब पुलिस आई है। ठीक है जी, हो जाएगा, मतलब केस वेस किया। और वो लड़का जो मेरे साथ लड़का था उसने कहा देखो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मेरा नाम आएगा। मैंने लिखवाई, कंप्लेंट लिखवाई और मैं आ गई। मैंने पापा को बताया, पापा ने कहा अच्छा भाई अब लड़ेंगे, गलत है, कोई भी मर सकता था, वो तो बहुत जवान लड़का था, इकलौता बेटा था। चलो जी, धमकियाँ आनी शुरू हो गई। पापा के पास आई, बेटी को संभालो भाई। पापा ने कहा क्यों, क्या हुआ जी, ऐसे ऐसे पंगा ले रही है, बहुत अमीर आदमी है वो। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा करना है क्या, मैंने कहा पापा मुझे तो डर लग रहा है। और जो धमकी देने आया है वो सचमुच वहाँ का अच्छे खासा बंदा था, जो कि नामी बंदा, नामी बंदा, जो फाड़ सकता था, आराम से खत्म कर सकता था। और वो मेरे घर के आस ऐसे चक्कर लगाता था और मैं भी खड़ी हुई नमस्ते। और क्या उम्र थी तब आपकी? मैं शायद 19-20 साल की। और मैं उसको देखती थी, मैं कहा नमस्ते भैया, निकल के करके चले जाती। पापा कहते डरना नहीं, देख मरना है ना, मर जाएंगे यार, है ना, मरते तो सभी हैं, ऐसे मरो ना। अच्छा ठीक है, पर डर तो लगता है ना। पर हाँ, उसके बाद ना मेरे पास कोई कॉल आया, ना कोई कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से मेरी एक फ्रेंड आती है, नारोजी नगर में रहती थी, कहती है सुनीता पता है तुम्हें क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ। नारोजी नगर में ऐसे ऐसे हो गया था और उस लड़की को 50,000 रुपये दे के बिठा दिया। मैंने कहा हंसी, अगर वो लड़की मैं हुई तो मान लोगी ये बात। तो उसने कहा नहीं, तू तो नहीं बैठ सकती। मैंने कहा वो लड़की मैं थी। हुआ ये, केस दबा दिया गया, पुलिस वालों को पैसे खिला दिए गए और मेरे नाम पे ये अफवाह उड़ा दी गई कि वो लड़की 50,000 रुपये लेकर चुप हो गई। तो अब ये चीज़ें हो रही थी, हुई, और जब पापा चले गए, आपका नेचर तो कहीं नहीं जाता ना, आपके अंदर की प्रवृत्ति तो वही रहती है। तो फिर लिखना शुरू हुआ, चाहे वो कहानियों में लिखा गया, चाहे वो नाटकों में लिखा गया, कहीं तो कहीं भड़ास निकाली थी। तो फिर मैं नुक्कड़ नाटकों में आई और मैंने ऐसे गजब नुक्कड़ नाटक किए कि पूरा दिल्ली हिला रखा था। अब क्वेश्चंस, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, सोशल क्वेश्चंस, लोग आके, मैं नुक्कड़ नाटक करी थी श्री फोर्ट में। एक वहाँ बहुत गार्डनिंग करी थी लेडी, बहुत गरीब सी औरत, उसने आके मेरे सर पे ऐसे इतना प्यार, कहती ऐसी बातें तो कोई भी नहीं कहता जैसे तुम ये बात कह गई। तो वो कहीं पता नहीं वो कैसे चीज़ें आती थी कि नहीं, गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त हुई। आज भी कुछ भी गलत लगता है तो मेरे पास मतलब साधन है कि मैं नाटकों के थ्रू उसको उतार देती हूँ। सो ब्यूटीफुल। क्योंकि कहते हैं ना कि आवाज़ को दबाने वाले बहुत हैं, लेकिन उस आवाज़ को सामने लाने वाला एक भी इंसान हो तो फिर अपनी फौज बनती ही जाती है। वो एक पहला कदम रखने की ज़रूरत है ना। और ये भी एक बहुत खूबसूरती है कि आप इस सेंसिटिविटी को देख पाए और आपको छोटी उम्र में रोका नहीं गया। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को रोक दिया जाता है, डरा दिया। डर है मेन फैक्टर, और आप कहते हो भी डर क्या है। और सो दैट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड आई ऑलवेज फील कि ये एक फ़र्ज़ है, कम से कम तुम कुछ कर नहीं सकते हो ना, कर्ज की तरह सोचो, बट एक तुम्हारा जो कर्म है वो सोच से शुरू हो जाता है। सही बात है, सही बात। और फिर ज़िंदगी में ये नहीं कि आपको सिर्फ वही दिख रहा है कि रुकावटें, आपको दूसरी जगह जहाँ अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि पॉजिटिव वे से आप बढ़े ना, तो अच्छाइयों को भी आप वेलकम करना शुरू कर देते हो और ग्रैटिट्यूड में आ जाते हो। तो ग्रैटिट्यूड में भी सुनीता बहुत आती है। मुझे सचमुच मैं बहुत लकी हूँ। देखा जाए तो ज़िंदगी बहुत ऊट पटांग से चली, ऊपर नीचे चली, पर मैंने ना कभी ज़िंदगी को अंदर ऐसे नहीं देखा, मैंने ऐसे देखा। और मुझे उस ज़िंदगी का जैसे भी वो टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी फ़र्क नहीं पड़ा।
तो एज एन ऑब्जर्वर जिसे हम Yes, कहते हैं, हाँ, एज एन ऑब्जर्वर मुझे लगता था कि नहीं, मैं घुस गई तो मैं एकदम खत्म हो जाऊंगी और मैं उस चीज को अपने ऊपर ले लूंगी। तभी आप शायद राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बनी, क्योंकि आप दर्शक भी हैं, उसकी आंखों लेखक से भी देखा। है, उसकी आंखों से आप उसको निर्देश भी दे रही हैं, निर्देशिका भी है और फिर वो उसमें उस स्क्रिप्ट में रूह भी डाल रही हैं। बहुत जरूरी है। सो उसके हर बिना किसी की अपना एक जॉनर बन जाता है। तो आपका वो वैसे वाला है कि एक प्रश्न उठाओ, हाँ, आंसर तो है ही है, उत्तर सब जगह है, हाँ, कोई एक प्रश्न तो उठाए, उठाने वाला तो बने। है ना। जी सो सुनीता, एक और नाटक मैंने आपका देखा था, 8वां सुर, उस पर 10वीं ताल। जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक था। मेरे से जब मैं वो सुबह कभी तो आएगी कर रही थी और उसके बाद एक दो लोग आ गए जो मुझसे लड़ रहे थे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात उठाने की, क्या हमारे देश में नहीं होता, क्या नहीं होता। मैं छुपती फिर रही थी उनसे क्योंकि बिना बात का सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी। तो वो थोड़ा सा बवाल हुआ, बुरा लगा कि यार लोग नहीं सुनना चाहते। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा, यार तुम कॉमेडी नहीं लिख सकती हो, कॉमेडी लोग देखना चाहते हैं, आती है तुम्हें कॉमेडी लिखनी? मैंने कहा कॉमेडी तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि आप सीट से गिर जाए। कहते अच्छा कहते अच्छा। अब वो चैलेंज करने, वो थोड़ा सा वही ना पिनकाने वाली बात की है। हाँ, और जब तक आपको पिनकाएगा नहीं तो शायद आप करेंगे भी नहीं। Yes, तो वो आपके एक्चुअली में जरूरी है। आपके एक्चुअली वो बेटर हाफ है कि थोड़ा सा पिनका देते हैं और कहते हैं देख मैं खड़ा हूँ, हाँ, सपोर्ट की जरूरत है ना, मैं हूँ, लेकिन पिनका भी देखे, चुटकी भी मारते हैं। हाँ। और मैंने वो नाटक मैं एक सीक्रेट बता देती हूँ। मैं तुम्हारी ही किताब पढ़ रही थी, तारा। उसमें एक वर्ड आया, बहुत ही मतलब अंग्रेजी में बुक्स नहीं ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो ये उठाई, इंग्लिश में है यार, पढ़ूँ, अच्छा पढ़ो, पहला पेज, दूसरा पेज, मतलब अगले दिन तक मैंने वो किताब खत्म कर दी क्योंकि वो छोड़ी नहीं जा सकती थी। पढ़ रही हूँ बस ऐसे ऐसे, मेरे को जब तक सीन विजुलाइज नहीं होते तब तक वो किताब पढ़ने में, कोई भी किताब हो, मैं पहले एक पेज पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि अंदर घुस गई, तब मैं पढ़ती हूँ। और वो एक एक सीन, चाहे वो कैफे का सीन हो, चाहे वो अपने आप को मिरर में देखकर डिसाइड करने का सीन हो, हर सीन मेरे सामने उतरता चला गया। एक वर्ड आया, नार्सिसिस्टिक, बोलना भी नहीं आ रहा था, मैंने प्रोनाउंस देखा कैसे बोलते हैं, ये क्या होता है? अरे वो बंदा ही पूरा नार्सिसिस्टिक था। और तारा को बाद में पता चलता है, तारा उसको देखती है, समझती है। का ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की। अब ऑब्जर्वेशन शुरू होती है, लोगों की बातें शुरू होती हैं, तारा ने वो बीज डाल दिया था, शुरू हो रही है। मैंने एक सीरियस प्ले लिखा, एक सुनाया, किस हस्बैंड को भी सुनाया, कहता दिल पे लग जाएगी ये तो, लोगों के दिल पे लगेगी, लोग हुटिंग करेंगे, लोग मारेंगे पकड़ के। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होगा, चलो। वो प्ले को मैंने मोल्ड किया और जब मैं लिखने बैठती हूँ तो बस लिखने बैठती हूँ जैसे मैं पढ़ने बैठी, और अच्छा मतलब मेरी बात है अच्छा, तो मैं लिख के ही उठती हूँ। खाना पीना सब बंद, फोन बंद होता है, खाना पीना बंद है, सब कुछ। मतलब मैं लेटी भी हूँ तो आपको लगेगा लेटी हूँ, नहीं यार काम कर रही हूँ, है ना, बैठी हूँ, बैठी हो, नहीं काम कर रही हूँ, मतलब वो थॉट चल रहा है। लिख लिया, अगले दिन लिखा और अगले दिन सुनाया। मेरा एक एडिटर है, वो कुर्सी से गिर गया और मतलब वो सर पकड़ पकड़ के हंस रहे थे सारे के सारे। मैंने कहा यार ये है चीज़। फिर वही, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, एक से एक अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट मिलते चले गए। जैसे हमारे एक सीके सर है, वो बहुत पुराने से ऐसा जुड़े हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कुछ भी करने का, पर उनका लेना मतलब मैं उनको लकी चार्म कहूँ अपना, या मैं पूरी सेल्फिश हूँ, उनको मैंने 3 रोल में बांटा कि भाई ये एक साथ बड़ा नहीं कर सकता, इसको छोटे छोटे रोल दे देती हूँ, ये आएगा करेगा चला जाएगा। और वो भी उनका बहुत सपोर्ट कि, और सबसे बड़ा ना रिएक्शन उनका आता है, अरे मैम, मतलब ऐसे, तो ऐसे लगता है हाँ बस आपने कुछ ठीक ही किया है, मतलब कुछ बढ़िया किया, नहीं कुछ ठीक नहीं किया, बहुत अच्छा किया कुछ
वाली और ठीक वाली है ही नहीं। तो बस जी वो शुरुआत हुई, और जब हम उसकी रिहर्सल करते थे, वो जो लड़का एक्ट करता था उसको अपनी हंसी रोकनी मुश्किल होती थी, और जो जितने बैठे होते थे वो कर ले, फिर हम हंसे, सब हंसते थे। और जो लास्ट में एक मैसेज जाता है कि आपके अंदर ये है, अगर है तो ये सिम्टम्स हैं, पहचान लीजिए, बढ़ गए तो आपके घर वाले, आप उस लाइफ को जिएंगे तो सही, पर वो सफरिंग सहना बहुत मुश्किल है। और खासकर आप तो वो जी रहे हैं, जो दूसरे हैं आपके साथ, उनके लिए जीना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं बहुत कर्मा में बिलीव करती हूँ, तो वो आप बहुत बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो भाई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, स्टॉप नाउ। बहुत अच्छा मैसेज गया, और मैं कोने में खड़ी हूँ, वो प्ले हो गया है, आर्टिस्ट से सब लोग मिलिए, वो मेरे पास जितने लोग आए, एक बार और करो, हंसते मैंने कहा मैसेज लिया, कहते हाँ, पहले कई कई लोगों को पहली बार वो शब्द सुनाई दिया था, समझ में आया था कि सुना तो है, समझ में आज आया है। तो उस कॉमेडी प्ले ने इतना प्यारा मैसेज दिया लोगों को कि आज भी कहते हैं यार, मतलब आपका वो मास्टर था। तो सो जो प्ले या कोई एक कहानी में से उसका एक अंश निकालना, या उसकी एक आत्मा का एक हिस्सा, पोर्शन निकालना, और उसका फिर मैसेज वो पहुंचाना, माइक्रोफोन में बोल के हेलो 1 2 3 टेस्टिंग क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उस तरह से इम्पैक्ट होता है सुनीता आपके प्लेस का। तो दैट इज सो ब्यूटीफुल। एक और प्ले, बजट बदमाश, ये तो मुझे याद है कि जो लोग हंस रहे थे इस पे, और जिस तरह से आपने खूबसूरती से दो वो पहलुओं को दिखाया, और वो एक जैसे एक आम आदमी की उम्मीद, और उसकी ये कि भाई पॉलिटिशियंस आते हैं और वो क्या करते हैं, बस वोट के लिए कर रहे हैं, और वो चीज़ वहीं की वहीं खड़ी हुई है, वो बहुत खूबसूरत थी। वो जी, उसमें भी बहुत मज़ा आया, मुझे लिखने में भी बहुत मज़ा आया, और जब मैं अपने आर्टिस्ट लोगों को सुना रही थी उनको भी बहुत मज़ा आया। और उसमें तो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आए कि वो लग ही रहे थे कि इसी जोनर के हैं, यहीं से निकले हैं, यहीं गांव से आए हैं वो। मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी फिल्म बनाई हैं सरकार की, तो हमको जो नहीं है वो दिखाना पड़ता है, सच्चाई तो यही है, जो छुपी हुई है, हाँ जो अंदर की स्टोरी, वो कहते हैं ना द इनर स्टोरी, जी, है ना, अंदर की बात, अंदर की बात। रूपा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी कि हॉस्पिटल से, घर से हॉस्पिटल तक के लिए सड़क बनेगी, तो अब बनेगी जब सड़क, तो आपका रेडा जो है सीधा हॉस्पिटल पहुंचेगा, और आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटित नहीं होगी। पर वास्तविकता ये थी कि वो सड़क 500 मीटर के बाद बंद हो जाती थी, खत्म, बंद, आगे कीचड़ ही कीचड़, बारिश में कीचड़, कि भाई आगे की सड़क कहाँ गई। उन्होंने कहा जी आगे की सड़क तो बनी नहीं, रेड़ा वहीं पे खड़ा हो जाता है, माँ वहीं पे बच्चा पैदा कर देती है, किस्मत हुई तो बच जाता है बच्चा और माँ बच जाती है, नहीं तो दोनों मारे जाते हैं। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, 500 मीटर की सड़क। पर फिर इसको सीरियस तरीके से लेती तो बहुत जूते पड़ते, फिर कॉमेडी में लिया, और हमने गांव के लोगों के थ्रू बजट की चोरी करवा ली। बहुत ही तो हमने नाम रखा बजट बदमाश, क्योंकि बजट की चोरी हुई, और गांव मतलब अब इंटेलिजेंट हैं लोग, बजट की चोरी हुई भाई, अब क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि बजट चोरी कर लिया तुमने। कहते नहीं, हमने बजट इसलिए चोरी किया है कि बजट हमारे लिए तो बनता है, पर जाता कहाँ है वो देखने के लिए चोरी किया है। तो बाद में जब बजट करेक्टर पर आकर अपनी बात कहता है कि मैं हूं तो करोड़ों अरबों का, पर जाता कहाँ मुझे भी नहीं पता। तो ये चीजें कॉमेडी के थ्रू जब लोगों के दिमाग में पहुंची, तो सबने, मतलब स्टूडेंट्स, जब यंग स्टूडेंट्स ने आके बोला कि मैम ये तो हर गली नुक्कड़ में होना चाहिए, लोगों को पता है हमारे लिए बजट है, पर वो बजट जा कहाँ रहा है पता ही नहीं। आया तो था कुछ
हुआ, फिर वो गया। कहते हैं बस। और उसके अंदर एक सीरियसनेस कि आप कोई बात ऐसे करें, अचानक से वो लड़का आता है, सड़क बन गई, क्योंकि उसकी ही पत्नी की मौत हो जाती है, वो पागल हो जाता है और वो सड़क बन गई। अब कोई ऐसी हत्या नहीं, मतलब हत्या नहीं होगी, मरा नहीं, मौत नहीं, मौत हत्या। नहीं है, हत्या नहीं होगी। फिर बाद में उस पॉलिटिशियन को रियलाइज होता है, वो जानता है कि मैं राजा नहीं हूं, मैं नौकर हूं, ये बजट का इस्तेमाल मुझे सही से करना है। So beautiful. अगर हर इंसान और हर अफसर इतने ख्वाहिशों से हम कहते हैं भैया सरकारी नौकरी मिले, हम इतने उससे कि हम एक डिसीजन मेकिंग उस पोजीशन में आए, राइट, उस स्ट्रैटेजी में आए और उसकी एग्जीक्यूशन तक देखें, हम इतनी मन्नतें मानते हैं उस एक ओहदे, उस कुर्सी के लिए, है ना, वो जो पोस्ट लगी होती है नाम के आगे भी और पीछे भी। लेकिन अगर वहाँ पे बस फिर हम उस चक्र में, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो शायद अपने कर्म तो रह ही जाते हैं। और अगर कुछ इंसान जो कर पा रहे हैं वो फिर तर भी देते हैं, वो सबको तर देते हैं, लेकिन ये सोचना कि भाई मुझे ये करना है बहुत मुश्किल है ना, जो शपथ खा रहे हो और उस पे पहुंच रहे हो, फिर तो कहाँ से कहाँ मुल्क पहुंच जाए और देश पहुंच जाए, खुद पहुंच जाए। खुद तो बहुत बड़ी खुद है, तभी तुम दूसरे को हाथ बढ़ाओगे। मेरे में हिम्मत है तो मैं दूसरे को हिम्मत दूंगी। तो अगर कोई उस ओहदे पे पहुंचे और वो कर दे जिसके लिए वो उस नौकरी में आया है, उस कुर्सी के लिए उसने कितनी मन्नतें मांगी है, कितनी मेहनत भी की, कितनी मेहनत की है, और तो फिर क्या कमाल हो जाए हर देश का, हर मुल्क का, हर सोच का, कि सुनीता में वो सोच है तो सब जगह जा रही है ना। आप में रोशनी ही रोशनी को जगाती है ना सुनीता, शांति ही शांति फैलाती है, अशांति अशांति देगी। वही मैं कह रही हूँ, उत्तर वही है, प्रश्न तो पूछो और उस पर थोड़ी तरह थम के उसको सोचो। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कई बार होता है कि बहुत सीरियस तरीके से प्लेज होते हैं, कई बार है कि हंसते हुए, क्योंकि एक ज़िंदगी में सब कुछ आता है, उन पलों को भी साथ रखते हुए रिलैक्स जब आप हो जाते हो, आपकी पूरी ऑरा और आपकी जब श्वास एकदम रिलैक्स हो जाए, ब्रीदिंग, और फिर एक चीज़ को तुम वेलकम कर सकते हो, राइट। तो इतने जैसे मतलब अमेजिंग प्लेज यू प्रोड्यूस या सुनीता। एक और मुझे बहुत बढ़िया जो भी पीछे अभी लेटेस्ट मैंने देखा वो है मकान नंबर 407। उसमें जो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की है वो बहुत खूबसूरत। इनफैक्ट सुनीता मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आपके सारे प्लेज में आखिरी जो मोनोलॉग है वो सबसे इंटेंस होता है, वो जो लास्ट ना, सो धीरे धीरे बढ़ता है, वो जाता है, और वो जो लास्ट जब आप आईना दिखाते हो, कहते हैं ना कि मौत का जो समय है, जब आनी आत्मा आ गई, बच्चा पैदा हो गया, सब मौत तक पहुंचते पहुंचते आपसे प्रश्न किए जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी रही। सो आप वो चीज़ को उजागर करती हैं, वहाँ पे आप छूती हैं और खटखटाती हैं। ये मुझे बहुत ही सुंदर, मतलब आई ऑलवेज फील, मैं एक प्लेस देखती हूँ, बहुत सुंदर प्लेस, बहुत सुंदर प्लेस होते हैं, बहुत ग्रैंडियर लेवल पे होते हैं, लेकिन आप जिस तरह से छूती हैं, जिस तरह से पिक करती हैं, चूज़ करती हैं, कास्टिंग अपनी करती हैं, और उनको स्टिक एंड कैरेट की तरह, पूरे मेंटोर की तरह, है ना, डांट भी लगाई, प्यार भी किया, ये भी किया, और फिर 2 सेकंड का गुस्सा धुप ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर उसके बाद आप सबको एक कुटुंब की तरह, कहते हैं ना, आप सोचना तो शुरू करो, ऊपर वाला आपको लोग भी भेज देगा, सपोर्ट भेज देगा, सब कुछ आ जाएगा। सो वो एक बहुत खूबसूरत है, वो जो लास्ट मोनोलॉग है ना सुनीता, हर नाटक में, दैट इज समथिंग सो अमेजिंग। वो मुझे जानना है कि आप किस सोच से आपने ये ऐड किया। सच बताऊं तो शायद ये तुम्हारा दिल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सोच है कि इतने प्यारे तरीके से वो सब चीज़ें देख पा रही हूँ।
मेरे लिए तो सिर्फ एक कहानी होती है, और मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग पहले सोच लेती हूँ कि क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। जो देख रहा है, अगर वो एक शब्द, एक मैसेज लेके जाता है, तो समझिए मेहनत वसूल। और उसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं होती है, उसमें हर एक आर्टिस्ट की मेहनत होती है। आप आ रहे हो ऑडियंस, आपकी भी मेहनत है भाई। आप इतना पेट्रोल खर्च करके आ रहे हो, और आप उतना 1.5 घंटा बैठे हो, आपका बहुत सारे काम होंगे उसके बीच में। तो अगर उस बीच में वो एक मैसेज भी ना लेके जाए तो फायदा नहीं है। इसीलिए मैं कोई भी बना बनाया प्ले नहीं उठाती हूँ। मैं कहती हूँ एक एज अ नाटककार मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी को मैं आईना दिखा सकूं। आईना दिखाना बड़े नेगेटिव तरीके से लिया जाता है, पर मैं इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ कि आइए आप देखिए, अपने को देखिए, पहचानिए, अब लीजिए डिसीजन कि मेरा मेकअप सही है, मेरे बाल सही हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं तो आईने के बिना चले जाइए, आप में हिम्मत नहीं होगी बाहर के लोगों को फेस करने की। तो वो जो लास्ट का सीन है, क्योंकि मेरे हर नाटक में हंसी का, बातों का एक पंच होता है। जैसे मकान नंबर 407 की आप बात कर रही हैं, उसके अंदर ये जब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, और मुझे लगा कि ये बच्चियां कितनी समझदार थीं, जिन्होंने ये नोट लिखा कि घर में गैस रिस रही है, स्विच ऑन मत कर दीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है आप लोगों का, अड़ोस पड़ोस को। मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई। शायद 2-3 दिन मेरे दिमाग में वही चीज़ें कि मरने से पहले क्या सोचा होगा उन लोगों ने, उस मकान नंबर 407 की लड़कियों ने और माँ ने कैसे प्लान किया होगा, और क्यों हुआ होगा। घूमे फिरे, सब देखा समझा। जब ये नाटक लिखा तो बहुत सीरियस, वही बात बहुत सीरियस जा रहा था। तो थर्ड बच्ची का क्रिएशन हुआ कि हंसी की बातें, मज़े की बातें यही करेगी, कि हम मर तो गए हैं पर सफ़ेद कपड़े क्यों नहीं पहने, जैसे इस नाटक में। तो ये चीज़ें मतलब मैं विजुलाइज कर रही हूँ, लिख रही हूँ। अंत में मर रही हैं, पर मैसेज दिया कि देखिए मरना कोई सोल्यूशन नहीं है, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उसके बाद जब वो पिता आता है और बताता है कि आपके परिवार को आपकी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, मैं हूँ इन सबका जिम्मेदार कि मैंने नहीं बताया। और जब ये नाटक देखने के बाद 2-4 लोगों ने मुझे कहा कि यार, मतलब या तो मैं आज हस्बैंड से पूछ लूँगी या फिर मैं क्या बोलते हैं उनसे कहूँगी कि आप बताओ पहले। तो वही वाली बात है कि हस्बैंड नेगेटिव ले लेते हैं कि मेरी सुपारी तो नहीं दे रखी है, मरने वाला हूँ क्या। और इंटरेस्टिंगली मुझे भी 3 दिन पहले कोई मिले और उन्होंने प्ले देखा था, और उस लड़की ने मुझे बोला कि आंटी पापा आजकल बिल बना रहे हैं पूरा प्रॉपर्ली बैठ के, और मम्मी को सब कुछ हमें बता रहे हैं क्योंकि उस प्ले के बाद। I said, wow. And they are very educated people and, like well aware of things and investments and everything, And that was something I said that ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे टीचर की बेटी हूँ, टीचर हूँ, तो मुझे ऐसा मेरी माँ कहती थी कि भाई अगर क्लास में कुछ बच्चों को भी समझ आ जाए कई बार, तो समझो कि वो शुरुआत तो हो गई है, फिर और उनको स्पेस दो कि आके पूछ लेना, राइट। लेकिन अगर किसी को भी नहीं समझ आ रही बात, तो थम जाओ भाई, या अपने शब्द चेंज करो, शब्द चेंज करो, वो भाषा चेंज करो, जिससे वो बच्चा समझ पाए कि कोर्स में क्या बताया जा रहा है, ऊपर से तो नहीं निकल रहा, राइट। सो इतनी खूबसूरत है कि उस स्टेज में आप कुछ लोगों को भी उनकी आत्मा को खटखटाया आपने और जगाया नींद से, और कहा कि अच्छा यार मुझे ये बनाना है। Isn't that most beautiful? So it's a responsibility, it's a social awareness, social responsibility. At times put up serious thing, put up very lightly also. Right.
ना, नहीं तो बहुत हैवी हो जाता है। और लोग रो रहे थे आपके उस ऑडिटोरियम में, और स्टैंडिंग ओवेशन लगातार होता रहा। सो दिस इज सो अमेजिंग। सुनीता, क्या बताना चाहेंगी आप सुनने वालों को कि जिंदगी बितानी है तो वो किस तरह से, किस, एक तो है नजर, एक है नजरिया, दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। दोनों चीजें अच्छी और बुरी तो नहीं, बट ठीक वो होनी चाहिए। अगर यही नहीं कि दूसरे के, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, दूसरे के साथ हो रहा है, ठीक है, लेकिन नॉन जजमेंट होते हुए सेंसिटिविटी होना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं एक राइटर हूँ और एक डायरेक्टर भी। तो मैं ना जब लिखती हूँ, मेरा कैरेक्टर जरा सा भी हंस रहा होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। यार बहुत हंस लिया यार, जरा रुलाओ इसको, बहुत हो गया। तो मैं ना भगवान जी को सोचती हूँ कि भगवान जी भी कहते हैं यार बहुत हो गया बेटा, बहुत हंस लिए तुम, चलो आ जाओ। हम तुम्हारी क्लास है ना? लगेगी। अच्छा, फिर देख रहे हो कि अब ये काम कर लिए आपने। अच्छा, ये गलत था, ये सही था, ये अच्छा था, यहाँ थैंक यू नहीं कहा तुमने, यहाँ पे तुम लात मार के निकल गए। तो एक लिखने वाला इंसान और ऊपर बैठा है जो लिख रहा है, वो ये चीज समझता है कि आपके अंदर पूरा पोटेंशियल देकर भेजा है उसने। अब आप पर है, आप जिंदगी में घुसकर अपने को देखते हो या अलग होकर, कि भाई ये है मेरी जिंदगी, मुझे इसको ऐसे चलाना है, ऐसे बचाना है और ऐसे करके निकल जाना है। और जिंदगी में एक थैंक यू और सॉरी भी ज़रूर कहना है। ये मेरा सोचना, और ऐसा मैं करती हूँ। और मैं दूसरों को यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में सिर्फ थैंक यू कहना सीखिए। बहुत प्यारी है ज़िंदगी, बाकी मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या कहना चाहिए। सो सो आपने जो भी कहा, हाँ, दिल से, इस मोमेंट में पूरी तरह से। बट सुनीता, जो आपके दो और चीज़ें हैं, एक तो किताब आ रही है औरत और औरत का फ़र्क, और एक जो प्ले है शायद, प्ले भी है और कहानी भी है, और कहानी भी है, टुम्मन मियाँ की बहू, इसके बारे में बताइए। तो पहले किताब के बारे में, औरत औरत का फ़र्क। जो मर्जी, कहीं से भी शुरू हो जाइए। हाँ, औरत औरत का फ़र्क में बड़ी मज़ेदार कहानी है मेरी। उसके अंदर सारी रियल स्टोरीज हैं, पर यहाँ देखा वहाँ देखा वहाँ देखा, कहानी इकट्ठी होती चलेगी। पर उसका एंड मैंने अपने तरीके से किया है। मुझे पॉजिटिव होना ज़्यादा पसंद है कि सिचुएशन तो ये है, पर इसको ऐसे सोल्यूशन बेस्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव सोल्यूशन, यस, पॉजिटिव सोल्यूशन। तो उसको दिया। मेरी बुक थी, बुक फेयर में लगी हुई थी, तो ठीक है, खड़े हैं लोग खरीद रहे हैं। अचानक से एक बहुत यंग लड़का, 25 साल का लड़का ने मेरी किताब उठाई और पेज पलटे और एक किताब पे कहानी पे गया और पढ़ता चला गया। और मैं उसे देख रही हूँ कि यंग लड़का ऐसे कैसे किताब पढ़ रहा है, औरत और उसका फ़र्क। और एकदम लास्ट में हंसा, अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया उसने, इधर इधर इधर, वो कुछ और बुक्स देख रही थी, और वो लास्ट लाइन पढ़ाई। फिर मैं गई, मैंने कहा क्या क्या अच्छा लगा, करे ये लाइन, क्या मज़ेदार कहानी है। और उसने फट, मैंने कहा, कहता अच्छा राइटर कहाँ है। मैंने कहा मैं ही हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें क्या इंटरेस्ट है। कहता अब साड़ी सलमा सितारा वाली उठा लो आप। वो चाहत थी मेरी जिसमें हस्बैंड ये तय करके आया, आज अपनी पत्नी को बता दूंगा मैं अपनी कलीग से प्यार करता हूँ और आज मैं उसके साथ चला जाऊँगा। और पत्नी बड़े मज़े से कहता है कि जैसे पत्नियाँ अपना चाय पानी लेके बैठी हैं, वो आता है, कहते हैं कि तुम्हें पता है ना ईशा, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहती है अच्छा, कुछ नहीं कहती, किचन में जाती है, कहती फिर आज 2 रोटी का आटा गूंदूं। कहते तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहती पता है 10 दिन से अंडे खाने का दिल कर रहा था मेरा, हुआ ये था कि तुम खाने नहीं देते क्योंकि तुम्हारे घर में अंडा चलता नहीं है। और देखो मैं चोरी से ले आई थी, फ्रिज खोलती है, अंडे उबालने रख देती है, अंडे उबालने रख देती है। और फिर वो कहती है कि क्या, कहते तुम्हें मैंने कहा मैं ईशा से प्यार, कहते किसको नहीं पता, सबको पता है ईशा से तुम प्यार करते हो। तुम क्या सोचते हो कि तुमने चादर ओढ़ी हुई है तो तुम्हारा पीछा दिखेगा नहीं किसी को, सबको दिखता है, पीछा हमेशा नंगा होता है। तुम्हारे बच्चे भी जानते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ।
तो कहता इतना उसने उस बच्चे ने जो 20-22 साल का 25 साल का होगा, बहुत ही यंग, कहता है आपने इतना, उसके वर्ड थे नंगा सच बोला है, नेकेड ट्रुथ। नेकेड ट्रूथ, और उसके वर्ड नंगा था। मैंने कहा भाई मैं ये यूज नहीं करती हूँ बट मैं उसके कारण कर पा रही हूँ। कहते कितना अच्छे तरीके से औरतों को इसी तरह स्टैंड लेना चाहिए। Exactly. और वो बंदा जब कहता है मेरा सूट, कहता है अपना सूटकेस खुद लगाओ। वो अपना अंडे की स्मेल लेती है, खा रही है, वो जा रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे आज मैं आईने के सामने भी खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि आईना सच बोलता है और मैं उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और वो ईशा का फोन आता रहता है और बंद कर जाता है, चला जाता है कहीं। तो वो एक, और दूसरी कहानी है सलमा सितार, वो सच्ची नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक, कि एक औरत अपनी लोगों के वो सीती है, मतलब वेडिंग साड़ीज बनाती है और हाथ का काम करती है, और हाथ का काम करते करते उसकी उंगलियां छिल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और वो रात को 2 घंटे बैठ के अपनी बेटी के लिए साड़ी बनाती है। जो सलमा सितारे बच जाते हैं उनसे अपनी बेटी के लिए साड़ी बना रही है। अचानक उसकी बेटी शादी नहीं करना चाहती, वो अपनी माँ का हाल देख चुकी है जो इसका पास्ट आया। तो एक दिन वो रो रही है, माँ बेटी आके देखती क्या हो गया, कहती है मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। तो एक साड़ी पड़ी है और माँ कहती है माँ ये कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। तो और वो साड़ी लपेटती है और जैसे ही पल्ला तो है ही नहीं, बना ही नहीं, पूरी साड़ी बन गई। और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम एक सुई भी उठाओगी ना तो तुम्हारे हाथ गए, तुम्हारे जख्म अंदर तक पहुंच चुके। वो देखती है, अपनी माँ को कहती है, और अब लड़के देखने आते हैं, लड़कों से कुछ कहती है और लड़के कहते हैं ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा, ये है वो है नमक। अचानक से एक औरत भी आती है, उसको देखती है, उससे कहती है कि वो निकल के चली जाती है कि भाई नहीं ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी। पर दूसरे दिन दरवाज़ा नॉक होता है, वो औरत खड़ी है, उसका बेटा खड़ा है, आते हैं, कहते मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। तो माँ सर पीटती कि ऐसी क्या कह देती कि सब भागते चले जाते और तुम कह रहे हो। कहते ये कहती है मेरी माँ ने मेरे लिए वेडिंग साड़ी बनाई है पर उसमें पल्ला नहीं कड़ा हुआ, मैं वही साड़ी पहनूंगी, तुमने मुझसे शादी करनी है नहीं करनी है। और वो पल्ला दिखाती है उसको, और वो बिल्कुल आपकी पूरी लाल साड़ी है और अचानक से कोई पल्ले में कुछ नहीं है। और वो कहता है ये लड़की डिसीजन लेने वाली है, भाई मैं शादी करूंगा। और उसके बाद वो खड़ी है, उसकी पार्टी हो रही है और जितने भी लोग आ रहे हैं उसके क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं देखो बीबी अब तुम जब हमारी साड़ी बनाओगी ना, साड़ी पूरी काट देना, वो पल्ला मत काटना, वो डिज़ाइन बन जाता है। तो कुछ ऐसी कहानियां जो औरत का फ़र्क है, चाहे वो बड़े तबके की है चाहे छोटे तबके की, कहानियां सबकी एक ही, जिंदगी सबकी एक ही है। बिल्कुल ठीक है, तो वो कहानी में आप हर जगह छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे, डिसीजन लेना देखेंगे, हस्बैंड का अपनी वाइफ के, मतलब हस्बैंड कितने डिपेंडेंट होते हैं अपनी वाइफ पे, वो सब चीज़ें देखेंगे। ये 9 कहानियां अलग अलग तरीके से हैं। सो वैल्यू ऐड है, इमोशंस हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि डिसीजंस हैं, वो एक जर्नी है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑटो में गए, उबर में गए या मर्सिडीज़ में बैठे हैं। उस मर्सिडीज़ में जो इमोशंस हो रहे हैं वो भी वही है क्योंकि वो एक इंसान के हैं, और उसी तरह से वहाँ पे भी। सो वहाँ पे आपने तबके के हिसाब से नहीं किया बट इमोशंस के हिसाब से रखा है। तो तभी कहा है कि औरत का फ़र्क हम कहते हैं नहीं है, उसके अंदर यही चीज़ है। तभी तो 9 रस हैं। हाँ ना माँ विद्याएं भी तो 9 हैं, उसी में सारी पूरी हो जाती हैं शक्तियों के रूप। तो वो 9 में ही सारा कुछ है, सारा 9 का खेल है। ये नेक्स्ट टॉपिक अच्छा रहेगा। सो और टुम्मन मियाँ इंटरेस्टिंग। की बहू हमारी एक हेल्प है, वो आती हैं और बड़ा उतरा सा चेहरा है, ज़रा सी लड़की है 20-22 साल की। क्या हुआ, कुछ नहीं, हल्के से आंसू दिखते हैं। ठीक है, मैंने कहा पहले तुम खाना खाओ। आपको कैसे पता मैंने खाना नहीं खाया? मैंने कहा पहले खाना खाओ, खिलाया सब। अब बात क्या हुई, उनके हस्बैंड का नाम है टुम्मन। अब वो कहती हैं आज हमने बहुत कूट दिए हैं टुम्मन को। अरे बाप रे, मैंने कहा अच्छा। कह रही है बस हफ्ता हो गया कि दारू पिए जा रहे हैं, आज तो इतना मारा है, पसली उतर गई उनकी और हड्डी उतर गई।
भाई मैं वो नीचे बैठी थी और मैं आराम से अपने पलंग पे बैठी थी जहाँ बैठ के मैं काम करती हूँ। मैं नीचे बैठ गई उसके पास, पूरी कहानी सुनाओ भाई। सुनाई कि कहती है कोई वो नहीं है, दबा के मारते हैं। और वो छोटी सी लड़की है, बिल्कुल पतली दुबली, हस्बैंड लंबा चौड़ा 5-6 फुट का, झाड़ू से ऐसे मारे कि अब से नहीं पियेंगे झाड़ू, अब से नहीं पियेंगे दारू, पड़े हैं हम तो खाना भी नहीं दिए। मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पे वो कहानी की शुरुआत हो जाती है, तुमन मियाँ की बहू। और क्योंकि अभी अब वो क्या डिसीजन लेती है और बाद में बातें करे देना मुझे पसंद नहीं, बस जितनी बता दो उतनी, है ना। बाद में रास्ते में एक दिन मिल जाते हैं। कहाँ अच्छा नमस्ते बहन जी, कहाँ जा रहे हो? अरे वो गिर गया था तो हाथ से हाथ उतर गया था तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आदमी का एक सोच कि पता नहीं लगना चाहिए मैं पिटा हूँ। ये तो औरत भी है, हाँ, ये तो औरत ये तो भी नहीं है। औरत भी है, सही हर बात कोई है अपने कि नहीं अपने गिर गई अपने थी के, मैं। हाँ गिर गई थी, अरे चोट नहीं लगी। आंसू थोड़े आ रहे, वो आई अरे नो, दिन कर गया। आई नो। सो है ये ना? तो हाँ, औरत सही आदमी बात दोनों का है कि ये सोसाइटी सामने को क्या नहीं होता है। पता चलना हाँ, चाहिए। हाँ। तो ये कहानी निकली है बहुत अच्छी सी, और उसमें मुझे उसका एंड बहुत पसंद आता है, जहाँ पे आदमी भाग कर अपने माता पिता के पास आता है और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, है ना। और इसमें एक छोटा सा साइलेंट कैरेक्टर है भाभी का, जो कि दबी पड़ी है, एक भी डायलॉग उसका नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसके एक्शन बता देते हैं कि ये जो वो औरत जो शहर में बैठी है वो वीडियो कॉल करती है, घूंघट में बात करती है कि देखो इसको रोकना मत, क्या करोगे, हमारी शादी हटा दोगे, टूट जाएगी, किसी और से शादी कर दोगे, उसको कौन सी ये वो दे देगा, मेरे माता पिता भी कर देंगे, मुझे कौन सा राजकुमार मिल जाएगा जो मेरा ख्याल रखे, रहेंगे तो हम इसी के साथ। इस पे बहुत काम कर लिया हमने। और टुम्बन मियाँ याद रखना, आओगे तुम हमारे पास ही सुधर के आना, वरना तुम्हें और पड़ेंगे। हम भी मार खाने को तैयार हैं, क्योंकि मारेगा तो वो भी, पर सुधार देंगे तुमको, रहेंगे हम साथ ही। छूटना तोड़ना क्या होगा, नहीं मिलने वाला। हमारे जो हमारा है कि मेरे भाई ने दूसरा लड़का देखना है और मेरे इनके उन्होंने दूसरी औरत देख ली ना, उसकी भी जिंदगी बर्बाद, उनकी भी जिंदगी बर्बाद। रहेंगे हम टुम्बन मियाँ के साथ ही, और टुम्बन मियाँ हमारे साथ रहेंगे। और वो घूंघट में ये बात कह देती है, और सारे के सारे सन होके उसकी बात सुनते हैं, एग्री करते हैं। और अचानक से जो एक साइलेंट कैरेक्टर है जिसका हस्बैंड कि तू यहाँ क्या कर रही है, क्या कर रही है, तो वो कुछ नहीं करती थी, वो मतलब अपना झाड़ू चरपाई के नीचे से एक झाड़ू निकालती है, तो कहता है मैं तो कुछ कहा थोड़ी है। तो वहां पे दिखा दिया कि अगर जब आप एम्पावर होते हो, बातों से फर्क पड़ता है, बहती हैं चीजें, आती है, तो वो इस नाटक, इस कहानी का मैसेज है। वाह। और ये सिर्फ सिर्फ गांव वाली औरतों के लिए नहीं है, शहरों में भी बहुत सारी औरतें हैं जो नहीं ले पाती है, डिसीजंस नहीं ले पाती है, टालती रहती हैं बातें, टालती रहती हैं बातें। तो एक भी औरत इस कहानी से, इस नाटक से कुछ सीख के जाती है, कुछ नहीं, वो जरा सा अपना हाथ ही सरका देगी तो कहेगा मैंने तुझे कहा काफी है। शुरुआत वहीं से, रिस्पेक्ट, रिलेशंस में रिस्पेक्ट, कि आपको डर नहीं लगना चाहिए कि वो मुझे कहे कि मैंने तुम्हें कुछ, तुम कौन होते हो कहने वाले, तुम नहीं कह सकते मुझे, बात करो ना। अभी तक औरतों का जो भी उत्पीड़न कहो या एक्सप्लॉयटेशन या पेट्रियार्कल पेट्रिलिनियन सोसाइटी में कंट्रोल रखना, क्योंकि औरत अपना परिवार का रहेगा तो घर का घर में ही है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए, औरत निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर अलग भी हो रहे हो तो अगर आदमी छोड़ रहा हो तो तुम 2 बार बुलाओ तो शायद आ जाएगा, लेकिन जो औरत निकलती है वो पहले से ही निकल चुकी होती है। तो मैंने ये तारा में पढ़ा था। हाँ, सो वो पहले से ही निकल चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि तुम उधर जाओगे मैं इधर जाऊंगी वो उधर आएगा, बट तुम्हारे में नहीं बन रही है ये भी। और ये इसमें कोई आदमी या औरत की बात नहीं, औरतों के बहुत ज़रूरी है उन्हें एम्पावर करना, क्योंकि जितना दबे हो स्प्रिंग की तरह उतना ही ऊपर आएंगे, लेकिन आदमियों को भी उतना ही एम्पावर करना, वो भी मदर्स के साथ ही है। मदर चाहती ही नहीं कि वो आदमी पूर्ण तरह से पुरुष बने और पुरुषार्थ के साथ रहे, वो बेटा ही चाहती है। तो वो आपने सोचा, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी है सुनीता।
हमें औरतों का दिखाई देता है क्योंकि हाँ। घर में है। आदमी जो करेगा वो, जैसे आपने बताया कि पीछे से तो सब दिख रहा है, आदमी जो करेगा तब भी दिख जाएगा क्योंकि वो एसोसिएटेड विद वेल्थ एंड मनी है, प्रोवाइडर रहा है। औरत है, नर्चरर है, राइट। जो औरतें हैं वो अंदर ही अंदर, क्योंकि वो ग्राउंड से है, उनका ट्राइब है, औरत का तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ। तो सुनीता, आपके जो ये सेंसिटिविटी है ना, ये औरतों के साथ हो, या जिस तरह से आपने बोला कि आप जेंडर न्यूट्रल वर्ल्ड में, उस वातावरण में पैदा हुई, तो इट इज़ बिसाइड्स वुमेन, ये तो आपने किताब लिखी है, लेकिन आपके नाटकों में लार्जर देन लाइफ के इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं। वहाँ तो कोई जेंडर नहीं है, वहाँ एक मुद्दे को उठाते हो, मुद्दे का पॉजिटिव सोल्यूशन देते हो, दैट्स इट। तो वो जो जेंडर न्यूट्रलिटी में जो पली बड़ी सुनीता, कोई ऐसा प्ले भी आएगा जहां आदमियों की, जहां औरतों की चालाकियां और औरतों की चीज़ें, गेम्स बताए जाएं बहुत ही खुशनुमा तरीके से, वो रूप जहां अभी तक सीरियस 9 औरतों की या 10 औरतों की कहानी है, और ऐसा प्ले आए जहां पे वो औरतों की चालाकियां भी नजर आए और आदमी बस सिर्फ चालाकियां नजर आए, वो रूप जो मुझे पता है उंगलियों पे कैसे नचाना है, वो भी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी तो मुद्दा है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, सच बता रही हूँ। तो सोच काफी समय से चल रही है उस पे, और सोच रही हूँ कि अब कुछ आदमियों से बातचीत हो, ऑब्जर्वेशन भी है मेरी, और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को काफ़ी गहराई तक, आप सोचते हैं कि अरे सुनीता बैठी है, खाली है क्या? नहीं यार, काम चल रहा मैं है। नहीं ऐसा सोचती। लोग, मैं बिल्कुल नहीं ऐसा सोचती। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मैं बहुत चुप बैठी होती हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे कान कहीं और होते हैं। है ना? तो हम लोगों का है ऐसा। तो जैसे हमारे घर में कभी भी हम लड़कियां काम करेंगी, औरतें काम करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में अधिकतर आदमी काम करते हैं, भाई काम करते हैं, और हमें कभी लगा ही नहीं कि अच्छा ये कुछ गलत है। मेरा भाई झाड़ू पोछा करता है, मेरा भाई खाना बनाता है, मेरी भाभी हमसे बातें कर रही होती है, हमें, क्योंकि हमने भी कभी काम नहीं, हमारे भाई करते थे, तो हम, मतलब अदर एक्सट्रीम था। हाँ, मतलब एक, कभी सोचा ही नहीं कि हाँ औरतें भी काम, मेरी माँ ने किया, देखा, पर मेरी माँ को जब मैं कहती थी क्या पापा को आप पैर धो, मतलब पैर के लिए आप एक बाल्टी लेके आती हो और उनके पैर धुला देती हो, नहीं ये क्या है? तो जैसे उन्हें बड़ा सफाई का वो था, तो वो कहता है यार मेरे से नहीं धुल रहे पैर, वो आती थी अपना लेती थी, ये क्या है? तो मेरी माँ कहती थी 18 साल इस आदमी ने मेरी सेवा की है, इसको मैं नहीं कह सकती कि तू पैर धोया। सेवा कैसे की? मेरी मदर बीमार थी, कुछ उनको प्रॉब्लम हो गई थी, हम शायद पैदा नहीं हुए थे, तो कहता कंधे पे डाल के ले जाता था। एक बार तो मतलब मेरे दादाजी ने बोल दिया था दूसरी शादी कर, इसका कुछ नहीं हो सकता है, मर जाएगी, डिक्लेयर कर दिया था मर गई। इस आदमी ने आशा नहीं छोड़ी थी, उठाया था, मेरे दादाजी ने उठा के नीचे डाल दिया था, उन्होंने उधर ही से उठा के हॉस्पिटल ले गए थे, जिंदा रखा इस आदमी ने। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। मैं इसी स्टोरी की इंतजार कर रही थी कि वो सुनीता जो इतनी सेंसिटिव हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है। रिस्पेक्ट भी है, इक्वालिटी भी है, न्यूट्रल बैकग्राउंड भी है, और ग्रैटिट्यूड भी है। ये अब स्टोरी निकली सुनीता, मैं भी सुन ही लेती हूँ बियॉन्ड वर्ड्स। So you understand where you come from. साथ रखना, किसी की कमजोरी की वजह से उसको ना छोड़ना, राइट? और अपने आप को उतार चढ़ाव देखते हुए बैलेंस स्टेट में कोशिश करना कि बैलेंस रहे, और तब भी अपने सेंसेस को और वो सब तरह से ऑब्जर्व करना और उसे अपने काम में निकालना और उसे फिर लोगों तक पहुंचाना। यहाँ पे आपकी जड़ रखी गई। हाँ, अभी मुझे महसूस हो रहा है। आज शायद खोदा गया है ना, तो चीजें सिर्फ प्रश्न पूछा, वही मैं कहती हूँ आंसर्स हमेशा होते हैं, हम हाँ। प्रश्न नहीं पूछते, और मुझे और ठीक प्रश्न नहीं पूछते। और मुझे वो चीजें जैसे बहुत जगहों पे देखती हूँ, पेरेंट्स का बहुत झगड़े होते हैं, हमारे घर में कभी झगड़े ही नहीं हुए थे, है ना? आज भी अगर मैं देखती हूँ कि मेरी भाभी कुछ बोल देती है मेरे भाई को, वो हंस के टाल देता है। मैंने अपने घर में कभी भाई भाभी में इनमें झगड़ा नहीं देखा कि
तू ये क्यों कर रहा है, मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं वो कर... ना 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 ना, मतलब ही तो नहीं। क्योंकि एक चीज शुरू से देख ली तो एक ख्वाबों में ये होता है कि ये भी दुनिया है जो दुनिया को दिखाया जाए, हाँ। या किसी ने नहीं देखा होता और फिर ये सोचता है कि यार देखो दूसरी दुनिया भी तो है जिसमें पॉजिटिव हो सकता है, तो वो दिखाया जाए। जिसके पास हक नहीं है तो वो हक मांगता है, जिसके पास सब कुछ है तो वो अपनी सोच को कर्म बनाता है। और फिर लोगों के लिए, जैसे बड़े बड़े लोग जो समृद्ध भी हैं, हमारे भगवान तो सारे राजा ही रहे ना। राम को राम जी बनने में, पुरुषोत्तम राम बनने में भी तो 14 साल लग गए। हाँ। पर उनके उतार चढ़ाव तो रहे। सो वो भी कि जब सब कुछ है तब तुम क्या सोच पैदा करना चाह रहे हो, वो इम्पोर्टेंट वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सो दैट्स सो अमेजिंग सुनीता, इट्स सो गुड टू नो यू एंड इट्स ऑनर कि एक इंसान जैसे जहाँ से आया, जिसका अपना बीज रखा गया और अंकुरित हुआ, और वो किस तरह से खुद ब खुद एक पौधा और पेड़ बन रहा है, और कईयों की इतना बड़ा पेड़ बन रहा है जो कई आके छाँव में उसके हैं और उससे सीख रहे हैं, उससे भावुक हो रहे, उस चीज़ों को, इमोशंस अलग चीज़ हैं लेकिन सेंसिटिविटी से चीज़ें कर रहे हैं। जो पात्र प्ले भी कर रहे हैं उनको भी तो सेंसिटाइज किया जाता है ना, कि सेंसिटिव ये इशू है, और फिर कितनों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है और पहुंचाया जा रहा है। सो गुड, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो एंड आई एम मच। वेटिंग फॉर नेक्स्ट प्लेस यस, जल्दी आपको Soon. देखने को मिलेगा। yeah, and I hope all over India Yeah. you move to different cities and आमीन। है ना, उसके लिए हमेशा कृपा रहनी चाहिए, उसकी कृपा होनी चाहिए। जैसे मैं लोगों को जब स्टेज पे आते हैं, मेरे साथी पूछते हैं यार बहुत एंग्जाइटी हो रही होगी, बहुत टेंशन। मैंने कहा क्या एंग्जाइटी टेंशन मुझे नहीं होती है। मेरे रिसेप्शन से लेके जहाँ पे आप हैं, है ना, जो कि एकदम अपना मतलब विशाल ऑरा के साथ है, फिर उसके बाद मेरे आर्टिस्ट, मैं कहती हूँ क्या होगा, हद खराब होगा, कॉमेडी बन जाएगी, रिलैक्स, अब हो गया, हो गया, अब हो गया, बस अब बच्चा पैदा होना है, अब कुछ नहीं, अब सब कुछ नहीं, जो निकलेगा वो निकल बस जाएगा, अब हो जाएगा, अब जो सब बधाइयाँ देनी है। सबने बधाइयाँ देनी सब कुछ हमने बेस्ट सब कुछ दे दिया। और स्टेज को ग्रैटिट्यूड कर लो, बाकी स्टेज आपसे करवा लेगा जो भी। और इसी वजह से शायद मैं जब भी आपके साथ जुड़ी तो मुझे ऐसा हुआ भाई मैं रिसेप्शन पे खड़ी होंगी, क्योंकि विचारधारा की वजह से जो आप पहुंचाते हो, रिपलिंग इफेक्ट होता है। और मुझे सब हंसते हैं, मैं कहती हूँ भैया मुझे सबसे अच्छा काम है, मैं वेलकम कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत सुंदर चीज को आप देखने जा रहे हो। और मेरे को लगता है एंट्री पे जब मतलब एक विशाल पर्सनालिटी खड़ी है, जिसे मैं उसको हनुमान का एक रूप कहना चाहूंगी, कि प्रोटेक्शन है, स्माइल है। हनुमान जी की स्माइल पता नहीं लोगों ने देखी होगी नहीं देखी, मैंने देखी है। मेरे को हनुमान जी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो आप देखो उनको, आपको वो पता नहीं, मतलब वो लगता है ये मोहब्बत है, ये प्रोटेक्शन है। यहाँ ये खड़ा हो गया, बस खत्म हो गई बात। अब यहाँ तो सब कुछ अच्छा होना ही होना है। तो रिसेप्शन पे आप होती, चलती है जर्नी, वहाँ तक कोई टेंशन नहीं होती। मैं 5 मिनट अपना स्टेज पे बैठती हूँ, स्टेज को कहती हूँ भाई संभाल लेना, अब तो संभाल, बाकी ये मेरे बच्चे हैं। और एक डायलॉग मिस नहीं होता यार, एक डायलॉग मिस नहीं होता। सुनीता, एक और मुझे खूबसूरत बात लगती है, साथ में आश्चर्य भी होता है कि आप जो अपने प्लेस लिखती हैं बहुत खूबसूरती, पैशन से, पूरी सोशल एक वो टीचिंग्स देते हुए, लर्निंग से, अवेयरनेस के लिए सब कुछ, लेकिन आपके जो आर्टिस्ट हैं उनकी कोई फीस नहीं है। चाहे आप ऑनलाइन कर रही होती हैं या उसमें से ही अपने लोग जो है वेल विशर्स वो अपने घर में बुलाते हैं और आप उधर प्रैक्टिस करती हैं, या पार्क्स में कर रही होती हैं, राइट, और पूरी शिद्दत से लोग आपके साथ जुड़े होते हैं। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब आपको फीस भी लेनी चाहिए? हर किसी से नहीं, कोई चीज़ें फ्री हो जाए तो कुछ कोर्सेज में भी हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और ऑप्ट कर सके और आपसे कई चीज़ें सीख सके। एक्चुअली जब प्ले खत्म होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं, आप कहाँ सिखाती हैं, आप कैसे सिखाएंगी, आप के पास हम कब कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे लगने लगा है कि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, है ना।
और मैं जानती हूँ जो मैं सिखाऊंगी वो उनके करियर को बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे सीख के बॉलीवुड में अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। सीरियल्स में अच्छा Yeah, कर रहे yeah. हैं, एड्स में आए, Yes. और जब उनके कॉल्स आते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे अब पैसे लेकर लोगों को सिखाना चाहिए, उनके करियर को एक नया आयाम देना चाहिए, क्योंकि बच्चे वहीं पे रुक जाते हैं। आपको प्रॉपर सीखेंगे, It's a process and journey. इट्स अ प्रोसेस। अभी हम 2 महीने की प्रैक्टिस करके परफॉर्म कर देते हैं, नहीं, वहाँ पे आप रुकते नहीं, क्योंकि 9 रस आपको सीखने ही पड़ेंगे। Exactly. 9 रस सीखेंगे तभी आप कोई भी ऑडिशन क्रैक करेंगे, और ऑडिशन क्रैक करते हैं आप, Wow. लाइफ बन जाती है। So looking forward for that and wishing many students Thank and you so wishing much. एक कई जगह इंडिया में आप परफॉर्म करें, इंटरनेशनली करें जी। और मज़ा ही आ जाए। फिर वो एक सोच को एक से इतना हाथ पकड़ के एक के बाद एक वो जो चेन रिएक्शन होता है वो बस चलता जाए। विभा ने कह दिया तो हो ही जाएगा। थैंक यू इंतजार। सुनीता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आज तो, सच में मुझे मज़ा आ गया बात मैं करके। अक्सर नहीं देती हूँ, अक्सर बात नहीं कर पाती हूँ कि क्या करूँगी मैं बात, पर तुमने बातें निकलवा ली। सो आई होप आप लोग इस पॉडकास्ट को पूरा सुने और जितने भी प्लेज आते हैं सुनीता के वो ज़रूर देखें, और उसमें सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको वो जो कोर्सेज होंगे या इनके सारे जो चैनल हैं और इनके वेबसाइट, एवरीथिंग, all information will be there, and you can contact her and act with her and be the collaborator in many ways. So thank you. थैंक यू। Thanks a lot.